हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में। भैया यहाँ पे हम लेकर आए हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था 2022-2023 के लिए नए पैटर्न पर आधारित है। देखिए, ये पूरा पेपर ऐसा ही जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको छप कर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और पेपर की साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। मैंने A4 साइज़ में इसको प्रिंट करवाया है भाई, ठीक है। पैसा वैसा खर्चा किया है। मैं वैसे स्क्रीन रिकॉर्डर पे कर रहा था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे लिखते वक्त सही से बनता नहीं है। तो चलिए ऐसे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट भी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो भाई पता नहीं क्या करवाते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के दौरान मिल जाते हैं। सामान्य निर्देश जो हैं वो आपके यहाँ पे 8 सामान्य निर्देश हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही पढ़े रहेंगे। और मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत ना ही पड़े, या फिर आप ये जो 15 मिनट रहता है ना, उसी के दौरान पढ़ लीजिएगा। तो सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं, यानी जितने क्वेश्चन आगे करने वाले हैं सबको ज़रूरी करना है। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। 2 खंड है भैया। खंड आ में बहुविकल्पी, देखिए खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने होंगे। यानी OMR सीट जो होगी मिलेगी आपको। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड, उसमें आपको मिला था तो सब आपने भरा था, तो वैसे ही करना होगा। तो OMR सीट जो होगी उस पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं, ना ही इरेज़र या फिर वाइटनर आदि का प्रयोग करें, या फिर वो सब करने से आपका जो है भाई वो दिक्कत हो जाएगा। आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा खंड जो है बा वाला है, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कि पूरा डिटेल में लिख करके आपको उत्तर देने वाला जो प्रश्न है वो वाला हिस्सा है इसमें। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, और उस पर समय नष्ट ना कीजिए जो आपको ना मतलब उस पर नष्ट ना कीजिए जो नहीं आता है आपको। तो ये हो गई बातें। खंड आ के साथ शुरुआत करेंगे, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि खंड आ के जो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं उस सभी क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी मतलब निपटाते हुए चलें, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है कि अशांत होता है? परिमेय संख्याओं के बारे में बता दूं, जैसे 1/2 होता है, इसके बराबर 0.5 हो जाएगा, और 1/3 होता है, इसका मतलब 0. भाई 3 तरीका 9, यानी 3 बार आता जाएगा। तो ये तो अशांत है और ये शांत है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो यानी कि शांत और अशांत दोनों होता है, ठीक। तो अशांत और शांत यहाँ पे लिखा गया है, तो ये वाला विकल्प तो अपने सही है नहीं। यहाँ पे आकर देखेंगे उपयुक्त तो दोनों दिया गया है, आप तीसरे वाले विकल्प पर निशान लगाएंगे या फिर गोला बनाएंगे, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो क्या होगा? एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल। एक परिमेय संख्या 2 ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या √2 ले लीजिए, इनका गुणनफल जो होता है 2 √2 हो जाएगा, और ये एक अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। ये याद करने का या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालने का एक तरीका है जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सदैव अपरिमेय रहेगा। पहला वाला विकल्प आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। तीसरा वाला प्रश्न है कि रेखाएं x = 0 और 2x ये जो दिया गया है, क्या प्रच्छेदन बिंदु क्या होगा? प्रच्छेद बिंदु यानी कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो x = 0 दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे x की जगह पे रख दीजिए, यानी 2 × 0 हो जाएगा, प्लस 3y दिखाई दे रहा है, बराबर 12 दिखाई दे रहा है। ये वाला 0 हो जाए तो गायब हो जाएगा, वो तो गायब ही हो गया, कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। 3 से 12 काट दीजिए, 3 × 4 = 12, यानी y बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। x बराबर आपने 0 दिखाई दे रहा है रखा था, और y बराबर 4 मिल गया, यानी 0,4 ये जो दिखाई दे रहा है कौन सा विकल्प है? दूसरा वाला विकल्प सही है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ करके वैसा ही आपको निकालना है। सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे ही किया जाता है, बस आपको समझना होगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 18 शेषफल बचे। तो ऐसी कोई संख्या निकालनी है जिससे 70 को भाग देंगे तो 5 मिलेगा, और 125 को भाग देंगे तो 8 मिलेगा। तो ऐसी वाली बात हो जाती है। तो देखिए भैया, 70 में से आपको
170 में से आपको 5 घटा देना है तो ये 65 हो जाएगा, और 125 में से 8 घटा देना, ठीक है। 125 में से आपको 8 घटा देना है, तो वहाँ से लेंगे 15, 15 में से 8 गए तो 7 होता है, 8 7 15 और 7 होता है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये जो 65 है और ये जो 117 है ये 13 से कटता है, 13 पचे 65, 13 नवैया 117, 13 पचे 65, 13 नवैया 117 होता है, तो 13 से कट रहा है, तो कौन सी गिनती होगी? 13 होगी। ये जो पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 13 से ही ये कटेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आपको ये हल करने का जो तरीका, ये जो क्वेश्चन है भैया ये कक्षा 6 7 8 में था, मतलब कहीं न तो कहीं था, तो वहाँ से ये उठाया गया है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में, मतलब आपके सिलेबस पहले वाले चैप्टर में भी ये चीज़ें हैं। खैर आगे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया गया, 2 समीकरण आपके पास हैं, का कोई भी हल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा? आपको पता होगा कि जो दो रेखाएं होती हैं, जब ये दोनों समांतर होती हैं तब इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जो होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर नहीं होता है C1/C2 के। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो C1/C2 ये जो बराबर नहीं, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतने से काम चल जाता है हमारा। तो A1 अपना यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, और A2 क्या है 3 ले सकते हैं। ये हो गया, बराबर हो जाएगा। B1 अपना A दिखाई दे रहा है, और जो B2 है वो -5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -5 लिख देंगे। इसका गुणा इधर करा देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो A बराबर आपको दिखाई देगा 5 दूनी 10 -10/3, -10/3 कौन सा दिखाई दे रहा है? ये तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है -10/3। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं करने के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों में। और मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझाया जा सके। तो भाई देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके बारे में आप निम्न कथन पे विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3-4 कथन दिए गए हैं, और एक कथन में थोड़ा सा लफड़ा ये भी है कि इसके साथ में कुछ और हिस्सा भी है, यानी इस प्रश्न में ही 7वें से पहले देखें कि कुछ और भी हिस्से हैं, यानी कि यहाँ पे 2 विकल्प सही हो सकते हैं, 2 विकल्प सही होना ही, मतलब ऐसा कुछ है, प्रावधान है। तो आइए थोड़ा पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पे विविधकर के बारे में बात की जा रहा है और मूल के बारे में बात की जा रहा है। तो हमको पहले इस द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना होता है। विविधकर D बराबर क्या होता है? वो V² - 4AC होता है। तो जो B है वो -4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। ये जो B है वो -4 दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 लगाएंगे। A मतलब अपना 2 हो गया, C मतलब अपना 3 हो गया। 4 चौके 16, यहाँ पे प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस में मत कह देना, प्लस में रहेगा। 4 दूनी 8 रहेगा, और 8 3 24 रहेगा। 16 में से 24 घटा देंगे कि ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी, तो -8 मिल जाएगा, ठीक है। -8 मिल जाएगा। D की वैल्यू जो होती है -8 मिल गई है। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, तो ये जो है वो 0 से कम है, सही बात है। तो पहला वाला विकल्प तो अपना सही है। दूसरा कह रहे हैं समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है कि जब D का मान ऋणात्मक होता है, यानी 0 से कम होता है, तो काल्पनिक मूल हो जाते हैं। मूल क्या हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं हो जाते हैं। तो ये जो B वाला विकल्प है ये भी सही है। तो समीकरण का विविधकर 0 है, तो 0 तो नहीं है। कि मूल वास्तविक है, ये भी तो नहीं है। तो पहला वाला दोनों A और B दोनों सही है। यहाँ पे पहला वाला विकल्प देख रहे हैं, A और B दोनों सही जो दिखाई दे रहा है, यही वाले पे निशान लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से पहला वाला पेज खत्म हो गया भैया। अब दूसरा वाला पेज आपका स्टार्ट ही हो गया है। तो दूसरे वाले पेज पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया बात ये होती है, समझो, ये अगर एक आयत है तो आयत ऐसा होता है, दोनों आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इन्होंने कहा कि A भाई साहब 0,3 है, बहुत अच्छी बात है। ये जो O है AOBC लाइन से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, O है ये 0,3 है, सॉरी ये भी 0,3 है। ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 0,3 नहीं होना चाहिए था, दोनों बिंदु एक ही जगह पे नहीं हो सकते हैं। और B वाला जो है वो 5,0 है, और ये जो C वाला विकल्प है, यहाँ C वाला बिंदु है यहाँ पे, और इसका निर्देशांक हमको नहीं पता। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, और ये दोनों एक ही जगह पे नहीं हो सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे दूरी, इन दोनों की दूरी निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे, और इससे दूरी निकालने से हम यहाँ पे किसी न किसी विकल्प तो पहुँच ही जाएंगे। तो दूरी का सूत्र जो होता है D बराबर √x1 - x2 होल स्क्वायर होता है, प्लस y1 -
y2 होल स्क्वायर होता है। तो x1 अपना ये ले देते हैं 0, 0 में से 5 गया, 0 - 5 ऐसा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 0, 3 - 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग, 0 में से 5 गया ना 5 ही रहेगा, 5 -5 रहेंगे, -5 का वर्ग प्लस 5 × 25 हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना हो जाता है 34, √34 जो दिखाई दे रहा है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया गया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, अपना विकर्ण ए भी तो निकल ही जाएगा। तो ये अंडर रूट जो 34 है वो अपना सही जवाब है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक समीकरण दिया गया और इसका एक मूल दिया गया है तो के का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सा काम है। ये जो मूल होता है वो x की वैल्यू होती है। यहाँ पे जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको 1/2 रख देना है। जैसे यहाँ पे x² जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 1/2 रखते हैं और घाते 2 लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, के लगाते हैं और के x यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, -5/4 लिखते हैं और बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, एक का वर्ग मतलब यहाँ पे 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 ऐसा मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस के और 1 का गुणा k/2 अगर हम देखें और ये -5/4 ऐसे देखें बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो 4 जिनके बराबर है तो उनको बड़े आराम से हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। तो ये जो k/2 है ऐसा रख देते हैं, 1 में से 5 घटा देंगे तो -4 मिल जाएगा। ठीक है, -4 मिल जाएगा और बटे तो 4 है ही और यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं बराबर 0। हालांकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, कोई बात की बात नहीं है, ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे k/2 -1 बराबर 0 आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है। 1 को उधर भेज देंगे तो k/2 बराबर आपको +1 मिल जाएगा और 2 को उधर गुणा करा देंगे तो k बराबर आपको आखिरकार 2 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि k बराबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो अपना सही जवाब है, ये पहला वाला विकल्प। तो ये प्रश्न ऐसे करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 9 है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? जब यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये तो सही बात है। जो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है, तो ये भी सही बात है। दोनों ही बातें सही हैं। उपरयुक्त दोनों जो लिखा गया है, तीसरा वाला विकल्प हम लगाएंगे, इन दोनों पे नहीं लगाएंगे भैया, हम तीसरे वाले पे लगाएंगे, ध्यान देना। नहीं तो तुम लोग कहोगे कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, इन दोनों पे निशान लगा देते हैं OMR सीट पे। नहीं, तीसरे वाले पे लगाना है। इन दोनों पे भरोगे तो गलत हो जाएगा, तीसरे वाले पे भरोगे तो सही होगा। ठीक है, सो दोस्तों अब 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्टली मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं आपको दे पाऊँगा 2 तरीके से इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है और C पर 90 अंश बनाता है, बाकी भुजाएँ मतलब AB ऐसे हो जाएंगे। C पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 हो गया। अब AC जो है 3 है और यहाँ पे BC जो है 4 है, BC वाला ये जो 4 है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझते हैं तो भैया जान सकते होंगे कि ये वाला जो कर्ण हो जाएगा वो 5 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में। ठीक, ये हो गई बात है। नहीं हल हो पा रहा तो बता देते हैं भैया कि जो अपना AB² है वो 4 का वर्ग प्लस 3 के वर्ग से मिलेगा और 4 चौके 16 और यहाँ पे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 16 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, इस वजह से यहाँ पे 5 आया। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की मान। यहाँ से एक मध्यिका मतलब सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को ऐसे मिला दिया जाए तो वो मध्यिका हो जाती है। ठीक है, अब इस मध्यिका की माप क्या होगी? तो मैं पहले तो विकल्प के माध्यम से बता रहा हूँ कि 3 सेंटीमीटर जो दूसरा वाला विकल्प है। देखिए भैया, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये उससे छोटा रहेगा, 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा नहीं हो सकता है, पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, मध्यिका है तो 3 सेंटीमीटर का तो हो नहीं पाएगा, इसलिए यह विकल्प गलत है। 4 सेंटीमीटर का भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। 3.5 जब 3 का नहीं हो पाएगा, 3.5 का हो पाएगा। ये पहला वाला विकल्प बचता है जो हो पाएगा, सही जवाब ये हो सकता है। ठीक है, और दूसरा तरीका निकालते हैं और जो आपको देखिए मध्यिका तो नहीं दे पाएगा पर मध्यिका के नज़दीक वाला एक, देखिए मध्यिका के अलावा एक होता है शीर्षलंब जो होगा इसके एकदम बिल्कुल बगल से जाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल बगल से जाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जितना इसकी माप होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये इसकी माप हो सकती है, मतलब होगी ही, ज़रूर होगी। और ये जो शीर्षलंब है वो हम निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगर यहाँ से देखें तो 1/2 आधार 3 गुणित ऊंचाई 4 हो जाएगा। और अगर इसको आधार और इसको ये वाला जो 90 अंश का कोण वाला है उसकी ऊंचाई मान लिया जाए तो 1/2 आधार 5 हो जाएगा और ऊंचाई वो जो हमको नहीं पता है। ये बटे दो कट जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा।
5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 मिल रहा है। तो 2.4 के नज़दीक वाले जो मान है वो है 2.5, यानी उससे थोड़ा से तो बड़ा है, तो 2.5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये 2 तरीके रहेंगे इस प्रश्न को हल करने के भैया, बाकी इसका एकदम एग्जैक्टली सही तरीका भी हमारे पास नहीं है, बट काम चलाऊ तो है, इससे काम चल जाएगा। 11वें वाले प्रश्न में आ चुके हैं। यहाँ पे एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई है। सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पर वो तिरछा होता है थोड़ा सा, और ये तिरछा बन नहीं रहा हमसे, ठीक है, मान लेते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा सा बेकार तो बना ही है। सम चतुर्भुज थोड़ा ऐसा बर्फ़ी जैसा, ये इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। बड़े वाला 16 हो जाएगा और 16 छोटा वाला 12 का हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला जो 16 का है तो वो 8 बढ़ जाएगा, और जो छोटा वाला 12 का है वो 6 बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 अंश का कोण भी बनाते हैं और 2 बराबर भागों में बांटते भी हैं। तो ये पूरा 16 का था तो 8 में बढ़ गया, पूरा 6 का था तो 12 का था तो 6 में बढ़ गया। यहाँ पे 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है, ये 6 दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा ये वाली वैल्यू निकालने के लिए। इसको x मान लेते हैं। 90 के सामने वाला कर्ण है, ये अकेले रहेगा, और ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 64 होता है, 6 6 36 होता है। 64 36 जोड़ने पे 100 होता है, और 100 को वर्गमूल निकलेगा, कितना हो जाएगा? 10। याद रखिएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो विकल्प तो यहाँ पे है नहीं, पीछे वाले एरिया पे होगा विकल्प, तो वहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दूसरा वाला विकल्प सही है, उसमें आप लगा देंगे 10, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, भुजाओं का अनुपात दिया गया है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आपको पता है कि भुजाओं के वर्ग कर देने पर, भुजाओं के अनुपात को वर्ग कर देने पर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मिलता है, यानी 4 का। देखिए वर्गमूल न निकाल लीजिएगा, पहला वाला विकल्प लगाने लगे, गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए भुजा का वर्ग करना होता है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 16 81 कौन सा दिखाई दे रहा है? चौथा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब होगा। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, पर ठीक है, किया जाएगा, हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है 4 tan थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो 3/4 लिखेंगे, 4 नीचे आ जाएगा। लाल बटे कक्का के पास आते हैं हम, KKA। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। इसमें देखेंगे लंब ये 3 हो जाएगा, आधार ये 4 हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले 3 4 वाला हमने निपटाया था, तो यहाँ पे 5 मिला था, तो फिर से वही 5 ही मिलेगा। तो कोई लफड़ा वाली बात है नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं ही बार बार, हमको कुछ चीज़ें याद भी कर लेनी चाहिए होती है। अब यहाँ पे 4 sin थीटा दिखाई देता है, पहले 4 लिख लेते हैं, फिर sin थीटा। sin थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये हो गया बटे कर्ण 3/5, तो 3/5 हो जाएगा। माइनस दिखाई दे रहा है, cos थीटा दिखाई दे रहा है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 बटे कर्ण 5, 4/5, ठीक है, ये हो जाएगा। पूरे के बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी सेम चीज़ वही है, प्लस बीच में प्लस लग गया है, तो हमको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, ऐसा ही लिख देना है, प्लस ये 4/5 लिख देना है। 4 3 12 हो जाएगा, बटे 5 रहेगा, 12/5 माइनस 4/5, बट यहाँ पे भी 12/5 प्लस 4/5 हो जाएगा। 5 5 बराबर है, तो 12 में से 4 घट जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा। और यहाँ पे जुड़ जाएगा 5 और 16/5 हो जाएगा। ये नीचे वाला 5 आप काट सकते हैं, या फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि 8/5 लिखें, गुणते 5/16 उलट कर लिख लें, और 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, यानी 1/2 ये आपको दिखता हो, मतलब मिल जाएगा 1/2। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में sin 75/cos 15 दिया गया है। अब इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए भैया, अगर ये माइनस में होता, यानी sin 75 माइनस cos 15 होता, तो आप 0 लगाते। अगर बटे में दिया गया है तो 1 लगा दीजिए। आप हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, बाकी एक ही उत्तर आएगा। और ये रटाई बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये हर बार एग्ज़ाम में आता ही है। ये नहीं आएगा तो इसके रिश्तेदार आएंगे, लेकिन आना तो तय है, ठीक है। ये cos 15 रख लीजिए, ऊपर वाले का साइन को बदल लेते हैं, sin 90 माइनस 15 कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले को cos 15 ही रहने देते हैं। ऊपर sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी कि हमको cos 15 मिल जाएगा, नीचे cos 15 रहेगा, cos 15 से cos 15 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी बटे में दिखाई दे तो 1 उत्तर मिलता है, और जो भी माइनस में दिखाई दे तो 0 उत्तर प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। एक वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है और एक वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है, और अगर ये लोग आपस में बराबर है तो कुछ इस प्रकार का हिसाब दिखाई देगा, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको पूछ रहा है, तो हम बाद में देखते हैं। पहले इनका देख लेते हैं रिलेशन। ये हम r यहीं रहने देंगे, a को नीचे भेज देंगे और यहाँ पे 4 ऐसे ही रहने देंगे। इस 2 पाई को यहाँ पे नीचे भेज देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 मिल जाएगा हमको, 2/पाई हमको देखने को मिलेगा। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहले वृत्त की बात की गई थी, फिर वर्ग की बात की गई थी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घाते 2 होता है। तो पाई की वैल्यू तो पहले पाई वैसे ही रहने देंगे। r यहाँ पे r/a दिखाई दे रहा है, दोनों पर वर्ग है तो हम यहाँ पे r/a का ऐसा होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे पाई से रहने देंगे। r/a बराबर 2/पाई हमको देखने को मिल चुका था, तो 2/पाई रखेंगे, इसकी घाते 2 हो जाएंगे। अब देखेंगे ये पाई ऐसे, ये वाला पाई ऐसे रहेगा, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई की घाते 2 हो जाएगी, एक पाई कट जाएगा, और हमको 4/पाई देखने को मिल रहा होगा। लेकिन 4/पाई के रूप में तो कोई गिनती है नहीं, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे। तो पाई के मान 22/7 ऊपर जाएगा, 2 से काट देंगे, ये 2 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। 7 2 नहीं 14, नीचे मिल गया 11, 14:11, 14 आगे पीछे 11, ठीक है। ये वाला मत लगा दीजिएगा, 14 ऊपर है, 14 आगे 11 पीछे, 14:11 ऐसे लगाइएगा, ठीक है। तो ये वाला दूसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब है। एक मुश्किल प्रश्न था पर ठीक है, हो गया, आ गया, उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। इसमें दिया गया है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है 68:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है। तो इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, ठीक है, याद रखना। ये जो आयतन का अनुपात दिया गया है, आयतन का अनुपात दिया गया है 64 अनुपात, यानी बटे हम 27 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात है। तो अगर इसका घनमूल निकालते हो, क्या निकालते हो? घनमूल, तब इनके भुजा या फिर त्रिज्या का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। त्रिज्या गोला है तो त्रिज्या का अनुपात मिलेगा जब इसका घनमूल निकालोगे। तो 8 4 चौक 16 चौक 64 होता है तो 4 मिल जाएगा, 3 3 9 27 होता है तो 3 मिल जाएगा। 3 का घन 4 का घन, जब इसका हमने घनमूल निकाला तो इसकी त्रिज्या का अनुपात मिल गया। और अगर इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, घाते 2 करने पड़ेगा। 4 चौकी यहाँ पे 16 और 3 त्रिका यहाँ पे 9, 16:9 जो दिखाई दे रहा होगा वही सही जवाब होगा। तो यहाँ पे ये चौथा वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इतना आसानी से कैसे बता दिया सर आपने? तो भाई इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में आप नापते हो, घाते 3 में, ठीक है। त्रिज्या को आप सेंटीमीटर में नापते हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप किस में नापते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। यही टेक्निक होती है। अगर सेंटीमीटर की घाते 3 कर दोगे तो आयतनों का अनुपात मिल जाएगा, और इसकी घाते 2 कर दोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। और अगर आयतन दिया गया तो घनमूल निकालो तो त्रिज्या का अनुपात मिल जाएगा, ठीक। इससे डायरेक्ट ये निकाला जा सकता है, लेकिन आपके बस का नहीं है। आप पहले त्रिज्या का निकालो, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जाओ, तो सही तरीका है, बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो गया चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न पे, जहाँ पे हमसे कहा गया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से लेकर के 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का। अब देखिए भैया, इसका तो ऐसा तरीका है कि 1 3 5 7 और 9 को जोड़ करके अब 5 से भाग दे दीजिए, तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि पहली विषम संख्या उठाइए और अंतिम विषम संख्या उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 और 9 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? आपको बटे 2 भी करना है, 10 हो जाएगा, और आधा करने की मैं बात कह ही रहा था, बटे 2 मतलब आधा करना, तो क्या मिल जाएगा? 5। तो ये 5 जो मिल जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा आपका। तो इसका विकल्प मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका विकल्प ये रहा, ये आप चौथा वाला विकल्प देख सकते हैं, 5 यही सही जवाब होगा, ठीक है। इस चीज़ को हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तोरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो सांख्यिकी पढ़ी थी, माध्यिका बहुलक पढ़ रहे थे, तो आपने वहाँ पे तोरण वक्र खींचा था और उसी के ज़रिए अपने माध्यिका निकाली थी। तो यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है तोरण,
इसी के ज़रिए आप माध्यिका निकालते हैं तो आप पहला वाला विकल्प कह सकते हैं एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस सीधे सीधा आपका सीधा सीधा जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो है, यहाँ पे कहा गया है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है, बहुलक दी गया है, माध्यिका क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा जो सूत्र है क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ये जो सूत्र होता है आपको याद रट लेना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र ही डायरेक्ट आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है या फिर उस पर आधारित तो प्रश्न आपको दिखाई दे ही रहा है। तो बहुलक की जगह पे ये 45 हमने रख दिया है। 3 गुणित माध्यिका तो हमको निकालनी है, माध्यिका बार बार क्यों लिखा, हम x लिख लेते हैं। माइनस 2 गुणित माध्य मतलब अपना 27 है वो लिख लेते हैं। ये जो 45 ऐसे पड़ा रहेगा, ये 27 दुनिया जो होगा ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट गुणा करके थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो 2 सत्ते 14, 4 हाथ से लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5 इतना मिल गया बराबर। ये अपना 3x तो दिखाई दे रहा है। तो 4 और 5 जोड़ने पर 9, 5 और 4 जोड़ने पर 9 बराबर 3x दिखाई दे रहा है। 3 से काट देंगे 3 3 9, 3 3 9 यानी x बराबर सीधे सीधे 33 दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है वो सही जवाब है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाता है। अगला जो है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होता है? तो भैया वो माध्यक या फिर माध्यिका प्राप्त होता है। ये जो सेम क्वेश्चन है वही सेम यहाँ पे रिपीट किया गया है। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। से कम से प्रकार अधिक जो दोनों होते हैं वो माध्यक ही प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। तो इसी के साथ ये बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला सेक्शन मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के खंड बाकी साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।